अगर आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के जो है वो सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप जो है सबसे पहले एंजॉय कर सके और प्रत्येक सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलेगा। सुमित्रा मीना जी कैसे हैं आप? चाहत कैसे हैं? कन्हैया लाल जी स्वागत आपका, कैसे हैं? हरिओम मेघवाल कैसे हैं आप? शुभ संध्या। बिल्कुल, हम बात कम से कम करेंगे, बात करेंगे ही नहीं। क्या बात है अपने पास? अपनी बात तो तब होगी ना जब सिलेक्शन हो जाएगा, उससे पहले क्या बात है? कोई बात नहीं है। सुरेश यादव जी कैसे हैं आप? आज तबीयत कैसे बिगड़ गई नरेश जी आपकी? जल्दी आप स्वस्थ हो जाए, आपकी तबीयत अच्छी हो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो ये दोनों टेलीग्राम के कोड हैं, इन कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आप अगर चाहते हो तो ये नीचे लिंक दिया है, इससे भी ज्वाइन कर सकते हो। और हमने जो है वो ये पूरे जो है 9 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज 10वां चैप्टर भी अपन जो शुरू कर रहे हैं, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। इसी प्रकार जब हम कक्षा 9 पढ़ रहे थे, कक्षा 8 7 पढ़ रहे थे, तब भी जो लास्ट चैप्टर आया था वो इसी से संबंधित आया था, कला और संस्कृति से संबंधित, जहां हमने दुर्ग वगैरह पढ़े थे। और कक्षा 8 का भी 10 नंबर चैप्टर इसी प्रकार का है। जी कन्हैया जी, आपका और आपकी बहन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहनलाल जी कैसे हैं? RJ21 कैसे हैं आप? गोपाल जी, पूजा जी स्वागत आपका। मोहनलाल जी स्वागत आपका। देखिए, राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ ही जुड़ा हुआ है। खुदाई में प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे कि आहड़ है, कालीबंगा है, पश्चिमता है, बागोर है, गिलुंड है, औचियाना है, आदि गांव की उल्लेखनीय सभ्यताओं के, आदि गांव जो है वो उल्लेखनीय सभ्यताओं के क्या रहे हैं, के अंदर रहे हैं। सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियां, तालाबों, पहाड़ियों तथा उनके बीच गांव बसाए जाते हैं। मकान प्राय केलू और घास फूस के ढके कच्चे मकान होते हैं। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते हैं। ये इन सभ्यताओं की बात हो रही है। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे दिलवाड़ा और इंगोद में हमें प्राप्त हुए हैं। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों की स्थापना तथा मंदिरों की स्थापत्य बेजोड़ रहा है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय जो है वो यहाँ पर हमारे उल्लेखनीय दुर्ग देखने को मिलते हैं। मानु कोमावत जी, हमें बहुत खेद है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पिताजी को जो है वो ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं कुछ समय से मेरे इस परिवार के बहुत सारे सदस्य, जो अनअकैडमी परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी माता जी एक्सपायर हो गई। काफी दुख हुआ इस बात का कि आपके पिताजी नहीं रहे। मानु जी, अपने आप को संभाले, अपने परिवार को संभाले। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 5-6 दिन और आराम करना चाहें, थोड़ा सा अपने दिमाग को डाइवर्ट करना चाहें तो आप रेस्ट करिए। हम आपके लिए बहुत और तरीके से सेशन लेके आएंगे और रीड तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज कैसे हैं आप? शहनाज जी कैसे हैं आप?
शहनाज जी कैसे हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन शहनाज जी। नेक्स्ट देखिएगा, दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाता है। अगर राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते हैं, ताकि वो जो स्थान है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। दुर्ग जनरली क्या है, राजस्थान के अंदर राजाओं की सुरक्षा के लिए है। राजा अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, दुर्ग का निर्माण करते थे। राजा जो है वो अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, दुर्गों का जो है वो निर्माण करते थे। महाराष्ट्र और एमपी के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग है। राजस्थान के अंदर मेवाड़ की बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं तो दुर्ग स्थापत्य का जो श्रेय जाता है वो महाराणा कुंभा को जाता है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो है आप सब जानते हैं कि कुंभा के द्वारा जो है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए। तुर्क के निकट प्राय गहरी खाइयां भी बनाई जाती है, जिसमें पानी भर जहरीले जानवर छोड़कर स्तर को रोका जाता है, यानी रास्ते को रोका जाता है। ये पारिक कही जाती है। तुर्क शासकों के आवास, सेना, जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए सुरक्षित स्थल थे। तुर्क में कृषि, खाद्य भंडार, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद करके शत्रु सेना को छकाते रहते थे अर्थात दुश्मन सेना से बिना लड़े उनको जो है परेशान करते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किले या गढ़ शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। राजस्थान में दुर्ग के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किला या गढ़ प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ दुर्गों की बात करते हैं, जैसे कि बूंदी का दुर्ग है। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ियों पर 1354 में, याद रखना बूंदी के दुर्ग 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग का जो है निर्माण करवाया। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राव बरसिंह ने। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ प्रकोष्ठा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनुरुद्ध महल। बादल महल राजस्थान में कई जगह पर है, यह याद रखना। अनुरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियां, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला के अनुपम है। लोहागढ़ दुर्ग की बात करते हैं। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी जो है कहते हैं। इस दुर्ग पर आक्रमण हुए लेकिन इस दुर्ग पर कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग कहते हैं। यानी ये जैसे दुर्ग बना लिया गया, पहले इसके चारों ओर क्या कर लिया गया, मिट्टी की दीवार बना दी गई। अब इस पर अगर कोई गोला फेंकते अगर दुश्मन सेना, तो वो इस मिट्टी की दीवार में धंस जाता और उसका प्रभाव दुर्ग पर नहीं पड़ता और दुर्ग की आवाज जो हो, जिसके कारण दुर्ग की जो दीवार है वो नहीं टूट पाती थी। कोई बात नहीं, अगर क्लास नहीं ले सकते तो कल ले लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है और आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं आज, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल ले लीजिएगा। इस क्लास को आप कभी भी ऑफलाइन देख सकते हैं। रेखा सैनी जी कैसे हैं आप? रेहान खान जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
महावीर जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? बिस्क्यूट कैसे हैं आप? रवि जी स्वागत आपका। राधा गौतम जी स्वागत आपका। रणथंभौर दुर्ग, ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्ग दुर्गम और दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान हैं। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का चित्र, जो कि 10.2 चित्र, लोहागढ़ दुर्ग का एक चित्र था, इसको छोड़ दीजिए। गणेश का चित्र भरतपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। त्रिनेत्र मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर के अंदर स्थित है। और विवाह का सबसे पहला जो इनविटेशन होता है वो इन्हीं को भेजा जाता है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाघ परियोजना के अंदर आ जाने के कारण इसका जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान जो है दिया जा रहा है। जालोर दुर्ग की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए जो है प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग के 4 दरवाजे हैं। इनका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारवर्ष के द्वारा जो है धारावर्ष और मुंज के द्वारा करवाया गया था। कई बार देखो धारावर्ष तो बार बार ऑप्शन में आता ही रहा है, मोस्ट है ये तो, लेकिन अगर धारावर्ष ना आए और मुंज भी आए तो भी सही है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जो इसका निर्माण करवाया। दुर्ग में कुएं कुंड मंदिर, एक दरगाह भी बनाई गई है। इसको कौन सी दरगाह कहते हैं? तोप दरगाह, तोप मस्जिद कहते हैं इसको, तोप मस्जिद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव जो है वो रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थस्थल गोमुख कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति यानी विजय स्तंभ का जो है बनवाया। जनरली कीर्ति स्तंभ को, वैसे कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक ही है, याद रखना, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। इसके अलावा जो दूसरा स्तंभ है वो है जैन कीर्ति स्तंभ। उसको किस नाम से जाना जाता है? जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है ना। ये 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची चबूतरे पर बना हुआ है, जिसकी 122 फीट जो है ऊंचाई है। ये 9 मंजिला है। कितने मंजिल है इसमें? 9 मंजिल का स्मारक है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसीलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी जो है कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का इसको क्या कहा जाता है? शब्दकोश भी कहा जाता है। हाँ, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहा जाता है और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जो है वो झाइन दुर्ग को कहा जाता है। दुर्ग का टॉपिक आपको अलग से भी करवाऊंगा और बहुत जल्द हम आपके लिए रीट का एक एसएसटी का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, एक टॉपिक फर्स्ट से लेकर एंड तक एक टॉपिक हम आपको जो है यहाँ पर करवाने वाले हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाकार नजर नहीं आता है। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभलमेर भी कहा जाता है। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलदेव के नाम पर इसका जो है नाम कुंभलगढ़ रखा था। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार जो थे इसके, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है
कि कुंभलगढ़ के जो वास्तुकार थे, शिल्पी थे, वो कौन थे? मंडन थे। और मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसका जो है निर्माण करवाया गया। 9 पालों तथा दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी जो है वो क्या बनी हुई है? खाइयां बनी हुई है। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे कि नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ देवी के साथ ही कई जैन मंदिर, झालीबाव बावड़ी, मामादेव का कुंड, मामादेव या महादेव का कुंड, कुंभ श्यामी नामक विष्णु मंदिर, कुंभ स्वामी रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक। दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग जो हो कटारगढ़ कहलाता है और यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था किसमें? बादल महल में। बादल महल में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा ये महल है, बादल महल। आमेर दुर्ग की बात करते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मान सिंह के काल में इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का जो है प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गागरोन जल दुर्ग की बात करते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ये गागरोन। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ राजनीतिक कौशल के आधार पर भी निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्लस यह दुर्ग बिना नींव के बना हुआ है, बिना नींव के दुर्ग का निर्माण हुआ है। इस दुर्ग की नींव नहीं भरी गई है। हालांकि जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तो और विस्तार से दुर्गों के बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। अन्य दुर्गों की बात करते हैं तो राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिसमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ जो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहते हैं। ठीक है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी में सोने जैसा जो है चमकता दिखाई देता है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। इसलिए इसे सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट और स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। मंदिर की बात करते हैं विद्वान साथियों, तो मंदिरों का विकास गुप्त काल में माना जाता है। कौन से काल में माना जाता है मंदिरों का विकास? गुप्त काल से, जो गुर्जर प्रतिहार, गोहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय भी होता रहा है। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित आते हैं, जैसे कि मेवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर में, सहस्त्र बाहु का यानी सास बाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में राजसमंद के अंदर, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में, श्री चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में। मंदिरों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर कहां पर है। तो यहां पर आपको सारे के सारे जो है वो मंदिरों के बारे में डिटेल दी गई है। ये सारे के सारे टॉपिक हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा मैं।
एक एक टॉपिक की डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, बहुत ही जल्दी हम लेके आ रहे हैं। मीठे शाह की दरगाह जो है वो गागरोन दुर्ग में बनी हुई है, बिल्कुल। संत पीपा की छतरी बनी हुई है गागरोन में। वेली किशन रुक्मिणी की भी रचना की थी, बिल्कुल। मारवाड़ के प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा करते हैं तो देलवाड़ा जैन मंदिर है, आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, ओसिया के मंदिर जोधपुर आदि स्थित हैं। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो हिंदू मंदिर पांडोली रावत भाटा, शिव मंदिर हिंदू मंदिर पांडोली के अंदर रावत भाटा में स्थित है, शिव मंदिर भंड देवरा बारा में स्थित है, कंसुआ मंदिर जो है कोटा में स्थित है, कमलेश्वर महादेव बूंदी में स्थित है, सूर्य मंदिर झालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। इसके अलावा शेखावाटी की बात करते हैं तो जयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करते हैं। आभानेरी मंदिर जो है दौसा में है, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। मंदिर का प्राय राजा महाराजाओं रानियों जागीरदारों श्रेष्ठियों जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर जो निर्माण किए गए हैं। यानी मंदिर जो है वो केवल राजाओं ने नहीं बनाए हैं, राजाओं ने भी बनाए हैं। जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति कोई व्यापारी है उन्होंने भी बनाए हैं, नगर जो सेठ होते हैं उन्होंने भी मंदिरों का जो है निर्माण करवाया है। तो समय समय पर अनेकों अनेक जो लोग हैं उन्होंने जो है मंदिरों का निर्माण करवाया है। बिल्कुल, डोडा राय सिंह के अंदर जो है संत पीपा की गुफा स्थित है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी मैं आपको कक्षा 8 का लास्ट चैप्टर 10वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं। नीलोफर अंसारी जी, कैसे हैं आप? श्रुति जी, कैसे हैं आप? आज के सेशन में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हम आगे क्या करने वाले हैं और कैसे सेशन रहेंगे। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप, 3 से 4 दिन का समय दीजिए ताकि मैं सारा थोड़ा सा शेड्यूल बना लूं और सारे डाटा एक बार टाइप करके फिर आपके साथ में जो है वो पूरा एक एक लाइन टू लाइन जो है सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। तो बिल्कुल भी आपका एक भी टॉपिक बचे ना, इसके लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। मूर्तिकला की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों। मूर्तिकला कैसे है मिर्जा जी आप? गुड इवनिंग। बिल्कुल, करणी माता देशनोक मंदिर है। देखो अभी हम केवल जो बुक में दिया गया है उतना ही पढ़ रहे हैं। मूर्तिकला की चर्चा करते हैं तो राजस्थान में वैष्णव शैव शाक्त आदि के साथ साथ जैन धर्म के अनेक जो है मंदिर एवं मूर्तियां प्रसिद्ध है। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार परमार चौहान गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित कराए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण जो किया गया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में 10 अवतार, लक्ष्मी नारायण, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की मूर्तियां में वैकुंठ अनंत त्रिलोक के मोहन को बहुत ही खूबसूरती से उत्कीर्ण जो किया गया है। एक सेकंड रुको। सॉरी विद्वान साथी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। मैं यहीं था, हिटलर बहुत ज्यादा भौंक रहा था तो देखने गया था कि कौन आया है। मैंने आपको 2022 का एक डिस्ट्रिक्ट का तो पेपर बताया है, एक पूरा पेपर 2012 का, सॉरी 2012 का एक पूरा पेपर मैंने एसएसटी का आपको करवाया है, मेरे सेशन पे करवाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और अभी बहुत जल्दी हम उसकी एक अलग से सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सख्त दिवाले व महिषासुर मर्दंगिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसिया, वर्मान, सिरोही, झालरा पाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु के जैन प्रतिमाएं, मणिपुर आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया के जैन मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मूर्तियों के परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की जो है विशेषता रही है। और चर्चा करते हैं तो मोलेला की मूर्तिकला बहुत प्रसिद्ध है। राजसमंद जिले में मोलेला गांव में कुम्हारों की इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मिट्टी की कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो मिट्टी की कला के लिए मोलेला। ये शिव पार्वती, पनिहारी, भैरू जी, हाथी, गणेश जी, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान जी, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला शेर, बांसुरी वाला और शेर, मगरमच्छ, मुसक आदि के चित्र बनाते हैं। इनके अलावा लोग देवी देवताओं और जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्तिकला के नाम से विख्यात है और मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको किसी गाइड में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। टेराकोटा पढ़ा आपने बार बार है, लेकिन टेराकोटा किसे कहते हैं? जब मिट्टी की मूर्तियों को आग में पका दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। अगर उनको आग में नहीं पकाया जाता है तो वो फिर क्या है? साधारण मिट्टी की मूर्तियां ही रह जाती है। करवा देंगे गोविंद ऑफिशियल, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने एक पेपर आपको करवा रखा है और बाकी पेपर भी हम आपको बहुत जल्द करवा देंगे, ठीक है? तो बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 मिनट में तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवेलियों की बात करते हैं तो राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेलियां परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी के श्रेष्ठियों ने इन परंपराओं को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवो की हवेली, ये सारी हवेलियां जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है। डिटेल सिलेबस भी बताया हुआ है आपको, इसके लिए भी अलग से हमारा पूरा का पूरा जो है वो सेशन बना हुआ है, वो आप देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ब्रह्माणी माता की मूर्ति की जो है पीठ की पूजा की जाती है। रणजीत जी, ब्रह्माणी माता या ब्राह्मणी माता जो है उसकी पीठ के श्रृंगार और पीठ की ही पूजा की जाती है। नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली नक्काशी अनुपम है इनकी। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, जैसलमेर हवेलियां भी स्थापत्य कला का अद्भुत जो उदाहरण है। क्षत्रियों की बात करते हैं तो राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठ वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे क्षत्रिय तथा देवल के नाम से जो है जाने जाते हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटौर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशाल काय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है।
जो इसकी स्थापत्य कला में 4 चांद लगा देते हैं। चित्रकला की बात करते हैं तो राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव भी दिखता है। यह कला राज दरबारों तक ही नहीं सीमित है, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकला राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए जो इधर उधर चले गए। यानी मुगल काल के अंदर जैसे ही औरंगजेब का काल आता है, उसने जितने भी हिंदू चित्रकार थे उनको अपने दरबार से निकाल दिया, और साथ ही जो है वो हिंदू जो मंदिर वगैरह थे उनको भी तोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। और इसी कारण जो है जितने भी चित्रकार थे वो जो है अपने स्थान से क्या हो गए, अलग हो गए और छिन्न भिन्न हो गए, अर्थात तो इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें प्रश्रय दिया, यानी अपने यहाँ उनको स्थान दिया। मुगल चित्रकारों ने राजस्थानी कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर नूतन, यानी नूतन का अर्थ होता है नई शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में जो है विकसित होती है। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियां अपनी अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला स्थानीय विशेषताओं के कारण वहां की शैली बन गई, और विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर में पीले रंगों का, और उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद व गुलाबी रंग, और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग की जो है वो विशेष प्रयोग किया गया है। चित्रकला को भी हम अलग से जो है पढ़ने वाले हैं। चित्रकला को भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक बहुत ही जल्द हम डिटेल सेशन में शुरू करने वाले हैं और टॉपिक वाइज करने वाले हैं। अभी हम एनसीईआरटी और आरबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अभी हम आरबीएसई की कक्षा 6, 7, 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें ये 6 और 7 कंप्लीट कर चुके हैं, और 8 नंबर की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम का जो वृक्ष है उसको मुख्य स्थान दिया गया है। ये सारी लाइनें आप नोट कर सकते हो। किशनगढ़ के अंदर जो है वो केले के पौधे को महत्व दिया गया है। कोटा बूंदी के अंदर लंबे खजूर के वृक्ष को, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष को, बीकानेर व जोधपुर के अंदर आम के पेड़ को अधिक महत्व मिला है। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षियों की अलग अलग है। जैसे उदयपुर शैली के अंदर जो है हाथी और चौकोर पक्षी को स्थान मिला है, जबकि नाथद्वारा शैली में गाय को, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों के अंदर मोर व घोड़े को प्रमुख स्थान मिला है। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृति भी अलग अलग दिखाई गई है। और चर्चा करते हैं तो किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन, क्रीड़ा और उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा संगीत कला की बात करते हैं तो राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत प्रचलन में रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियां, वाद्य यंत्रों की गर्जना, जोश युक्त वातावरण हो जाता है। यहाँ विभिन्न रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों व गायकी को सदैव सम्मान दिया। भक्तों ने संगीत की विभिन्न राग रागिनियों को प्रचलित और प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई का नाम जो है विशिष्ट रूप से लिया जाता है। राजस्थान का लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेली, छतरियों में देखने को मिलती है, जो हमारे गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत का अक्षुण्ण रखना हम सबका जो है वो क्या है, दायित्व है। और ये चैप्टर नंबर 10 पूरा होता है। चैप्टर नंबर 10 पूरा होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, सोमवार से मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं, कल और परसों यानी 2 दिन मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। कल सैटरडे है और फिर संडे है। सोमवार से हमारा जो समय रहेगा, सोमवार से हम जो नया टाइम टेबल सेट करते हैं तो क्या करेंगे देखिएगा। सोमवार से थोड़ा सा हम जो है और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत सोमवार से
एक सेशन तो रहेगा सुबह 8 बजे, ये तो रहेगा मनोविज्ञान। इसमें मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सेशन रहेगा वो रहेगा अपना 11 बजे से। इसमें हम जो है वो एसएसटी करेंगे, अपन टॉपिक करेंगे, सारे के सारे टॉपिक विस्तार से, ठीक है। जितने टॉपिक में देखो, हिस्ट्री पॉलिटी के तो सारे टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है जो मुझे कम आते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी कम चर्चा कर लूंगा। बाकी इंडियन हिस्ट्री का, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी तो डिटेल में कंप्लीट आपको करवाने वाला हूं। और ये जो हिस्ट्री में आपको करवाऊंगा, पॉलिटी जो करवाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर जो करवाऊंगा, कल भी पढ़ेंगे हम, लेकिन पूरा ऑफिशियल रूप से, यानी सही तरीके। कल सुबह 7 बजे 8 बजे वाली क्लास कल भी होगी, 11 बजे वाली भी क्लास कल करेंगे, 12 बजे मनोविज्ञान की क्लास है वो भी करेंगे। लेकिन सोमवार से ये सख्त तौर पर, ये जिस तरीके से शेड्यूल बना है उसी तरीके से हम शेड्यूल शुरू कर देंगे। इसके बाद जो अपनी सेशन होगी वो होगी आपकी 11 से, फिर 1 बजे अपन एक सेशन रखेंगे। 1 बजे वाले सेशन में हम क्या करेंगे, एसएसटी के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 बजे करें कि नहीं करें? 1 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अपन एसएसटी के, और फिर एक सेशन अपन करेंगे 4 बजे। और 4 बजे वाले सेशन में हम जो है वो क्या करेंगे, मनोविज्ञान को विस्तार से करेंगे। मनोविज्ञान डिटेल क्लास, जिसमें अभी हमारी क्या चल रही है, अभी हमारी जो है कक्षा, इसको 2 बजे 4 बजे की जगह 3 बजे भी कर सकते हैं अपन, 3 बजे, ठीक है, 3 बजे। और फिर रात को 8:30 बजे तो आपकी क्लास रहेगी ही रहेगी। यानी आपको एसएसटी और सीडीपी ये दोनों टॉपिक पूरा डिटेल में करवा देंगे। और हो सकता है तो संस्कृत और हिंदी की क्लास भी हम, कोई अगर व्यवस्था बन पाई तो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये प्लान को हम इंप्लीमेंट करने के लिए सोमवार तक चाहते हैं कि करें। सोमवार तक हम जो क्लासों की संख्या भी बढ़ाएंगे, प्लस अब केवल हम एनसीईआरटी और आरबीएसई तो हम पढ़ ही रहे हैं, ज्यादा आरबीएसई पढ़नी है, साथ में एक एक टॉपिक भी डिटेल से करवाने वाले हैं हम, साथ में एक एक टॉपिक भी साथ में करवाने वाले हैं। 2 बजे रख लेंगे, कोई बात नहीं है। समय